हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए, आज हम आप सभी लोगों के लिए सी टेट 2023 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला के साथ आए हैं। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम सभी लोग बाल विकास के यानी कि सीडीपी के 30 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। हमारा चैनल है @लर्न विद अल्पना। ओके फ्रेंड्स, तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। ठीक है। स्थूल गत्यात्मक, देखिए इसी से संबंधित हमने पिछले क्वेश्चन पेपर में भी जो सॉल्व कराया था हमने क्वेश्चन, उसमें भी यही सब क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, अगर जो लोग हमारे सारे जो भी हम आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, अगर आप लोग सारे कर लेंगे तो भी आपके 120 प्लस जो स्कोर है वो आपके जरूर आ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए सबसे पहला ऑप्शन आपका देखते हैं कि चित्र बनाने के लिए पेन पकड़ना। ठीक है, यहाँ पर हमें स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण बताना है। ठीक है, पहला है चित्र बनाने के लिए पेन पकड़ना। दूसरा है कागज को आड़ा टेढ़ा यानी कि जिग जैग तरीके से काटना। तीसरा है गले में धागा पिरोना। चौथा है खंबे की तरफ फुटबॉल को लात से मारना। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर स्थूल गामक आपसे पूछा है, तो यहाँ पर देखिए आपका सबसे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। चित्र बनाने के लिए पेन पकड़ना। ठीक है, ये आपका स्थूल है। देखिए मोटर कौशल। ठीक है, मोटर यानी कि गामक जो होता है। ठीक है, क्रियात्मक मोटर कौशल में एक विशिष्ट कार्य करने के इरादे से मांसपेशियों का सटीक संचालन शामिल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए सबसे पहला हम लोग अपना, सॉरी 1 मिनट। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि बच्चों का विकास खाली स्थान से, फिर है खाली स्थान, उसके बाद है की ओर बढ़ता है। ठीक है, केंद्र से बाह्य की ओर, पैर से सिर, विशिष्ट से सम्मान, जटिल से सरल। तो देखिए फ्रेंड, जो बच्चों का विकास होता है वो आपका कैसा होता है, केंद्र से बाह्य की ओर। ठीक है, प्रॉक्सिमो डिस्टल। ठीक है, विकास की प्रक्रिया जो होती है वो निकट से दूर की ओर बढ़ती है। ओके फ्रेंड्स, इसमें देखिए शरीर के केंद्र के पास के हिस्से पहले विकसित होते हैं, फिर उसके बाद परिधीय अंग विकसित होते हैं। ठीक है, सबसे उसका जो केंद्र होता है, ठीक है, पहले उसका क्या होता है, धड़कन, हार्ट। ठीक है, सबसे पहले वो विकास करता है, उसके बाद जो शरीर के आगे के अंग है दूसरे, वो सब विकसित होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। आइए फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन जो है आपका कथन और कारक वाला है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि कई बार हर ही शिफ्ट में ये क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, ठीक है, सारे सब्जेक्ट के पांचों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, सॉरी, इसमें अभी कथन क्या है। ए है कि बच्चे का समाजीकरण सर्वप्रथम परिवार में उसके माता पिता द्वारा होता है। ये तो आपका सही है कि जो बच्चे का सर्वप्रथम समाजीकरण होता है उसके परिवार में उसके माता पिता के द्वारा होता है। ओके, और देखिए बी क्या है, कारक के परिवार बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। ये भी देखिए आपका करेक्ट है। ठीक है, और ये व्याख्या भी आर जो है वो आई ए की व्याख्या भी सही कर रहा है। तो देखिए आपका ऑप्शन क्या है, ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। ये तो देखिए हमने आपको ऊपर ही बता दिया है। और देखिए यहाँ पे क्या है, ए और आर दोनों गलत है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है, ये गलत है आपका। बी भी सही गलत है आपका कि ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, और ए भी 4 भी देखिए गलत है कि ए और आर दोनों गलत है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही है कि ए और आर दोनों सही है, और जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। ओके फ्रेंड्स, आइए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को सिखानी चाहिए। पहला है संरक्षण, दूसरा है अनुक्रमता, और आपका तीसरा क्वेश्चन, सॉरी, ऑप्शन देखिए यहाँ पर है सांकेतिक प्रतिनिधिकरण, चौथा है आपका तार्किक अनुप्रयोग। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को सिखानी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, जो संरक्षण है ये तो आपका नहीं होगा। ठीक है,
जिसमें देखिए जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो क्या होता है, जिसमें सोच हो, ठीक है, अनुभूति, उसका विकास होता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए आपका जो राइट ऑप्शन, यस, जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, सांकेतिक प्रतिनिधिकरण। ओके फ्रेंड्स, देखिए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार जो बच्चे 3 से 6 वर्ष की आयु के होते हैं उन्हें प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व की अवधारणा सिखाई जानी चाहिए, ठीक है। यह जो होता है वो मानसिक और बौद्धिक प्रक्रियाओं का व्यवस्थित विकास करता है। ओके फ्रेंड्स, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे अधिक अवस्था में वस्तुओं को श्रेणियों में व्यवस्थित करने में सक्षम होते हैं। अब देखिए जो वस्तु है उसको श्रेणियों में व्यवस्थित करने के सक्षम होते हैं, तो वो जीन पियाजे के किस अवस्था में आती है, ठीक है। देखिए पहला है संवेदीगामक, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो बच्चे होते हैं जो वस्तुओं को श्रेणियों में रखते हैं, ठीक है, वो कौन सी अवस्था में होते हैं, तो वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं, यानी कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था में। ओके फ्रेंड्स, देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चे होते हैं मात्रा निर्धारित करने और व्यवस्थित करने में सक्षम होते हैं, ठीक है। उनकी स्वार्थी सोच कम हो जाती है, ठीक है, और वो जो बच्चे होते हैं वो दूसरे के दृष्टिकोण को समझने लगते हैं। कौन? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के जो बच्चे होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिए खाली स्थान है, इसके बाद दिया है का प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है पाड़, दूसरा है वस्तु स्थायित्व, तीसरा है स्कीमा, चौथा है समीपवर्ती विकास का क्षेत्र। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या है, स्कीमा, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्कीमा का प्रयोग जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया था, ठीक है। देखिए पियाजे के सिद्धांत में क्या कहा गया है कि देखिए जो स्कीमा होता है वो ज्ञान के प्रतिबिंबन के साथ साथ साथ, ठीक है, उस ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया भी है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि रजनी अपने दोस्तों के कार्यों को, ठीक है, जैसे को तैसा, ये ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज्यादा आता है आपके जो नैतिक विकास का सिद्धांत है लॉरेंस कोहलबर्ग का, ठीक है। जैसे को तैसा मानसिकता के आधार पर जांचती है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में रजनी संज्ञानात्मक नैतिक विकास के किस स्तर पर है? परंपरागत, पूर्व परंपरागत, उत्तर परंपरागत, औपचारिक परंपरागत, ठीक है। तो देखिए जो रजनी है वो अपने दोस्तों के साथ जैसे को तैसा कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई दो बालक हैं, एक ने दूसरे का पेन तोड़ दिया, उसने भी उसकी पेंसिल पाई तो उसको तोड़ दिया। तो क्या बोला इसमें, क्या हुआ कि जैसे को तैसा, तुमने भी हमारी पेन तोड़ी, हमने भी तुम्हारी पेंसिल को तोड़ दिया, ठीक है। तो ये देखिए आपको बताना है कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं उनके जो सिद्धांत है, ठीक है, वो नैतिक विकास के किस स्तर पर है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो है कि पूर्व पारंपरिक, यानी कि पूर्व परंपरागत पे, ठीक है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा फ्रेंड्स क्या है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का सामना करते हैं तो अध्यापक विद्यार्थियों को किस तरह पाठ प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। जब कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजते हैं तो उनको कुछ समस्याएं आती हैं, ठीक है, तो जो अध्यापक होते हैं वो विद्यार्थियों को किस तरह से पाठ यानी कि स्कैफोल्डिंग सहायता कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका जो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहला है उनमें सफलता का भय पैदा करके। ये तो गलत है फ्रेंड्स, अगर आप उनमें सफलता का भय ही पैदा कर देंगे, भय पैदा कर देंगे तो वो समस्या का समाधान कैसे कर पाएंगे। दूसरा है उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके, ठीक है, मचान जिसे बोलते हैं स्कैफोल्डिंग पाड़, ठीक है, ये तो कुछ हद तक ठीक है। आइए अगला आपका ऑप्शन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है प्रश्न में कुछ विकर्षण जोड़कर, ये आपका बिल्कुल गलत है। उन्हें अपने विचारों की शाब्दिक अभिव्यक्ति करने के लिए निरुत्साहित करके, ये भी आपका गलत है, ठीक है।
तो सबसे आप राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन 2 है, उन्हें प्रश्न का आधा समाधान ढूंढकर। यानी कि जो आपके टीचर है वो विद्यार्थियों को सहायता दे रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या है आपका, कि सिद्धांतवादी और उनके द्वारा प्रतिपादित विचार का सही युग्म चुनिए। लेव वाइगोत्स्की सांस्कृतिक उपकरण, ओके, और हावर्ड गार्डनर जी घटक बुद्धि, जीन पियाजे पाड़, लॉरेंस कोहलबर्ग संवेगात्मक परिपक्वता। तो इसमें देखिए फ्रेंड जो सबसे सही आपका ऑप्शन है वो केवल यही है, लेव वाइगोत्स्की सांस्कृतिक उपकरण, ठीक है। जो एस कारक है, जी कारक है, ये आपका स्पीयरमैन का है, ठीक है। जो पाड़ है वो भी आपका इन्हीं का है, क्या है, लेव वाइगोत्स्की का है, ठीक है। लॉरेंस कोहलबर्ग का जो संवेगात्मक है ये उनका नहीं है, ठीक है, उनका 3 अलग-अलग है। चलिए बता देंगे आगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक प्रगतिशील कक्षा किसे समुन्नत करती है, ठीक है। एक प्रगतिशील कक्षा किसे समुन्नत करती है। पहला ऑप्शन है देखिए फ्रेंड्स आपका ज्ञान सृजन की चाह, दूसरा है आपका विद्यार्थियों में परस्पर विमुखता का भाव, तीसरा है आपका सामाजिक संदर्भों से अलगाव। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे संदर्भ तो है बट यहाँ पर अलगाव है, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। चौथा है आपका विषय वस्तु का कंठस्थीकरण, याद करना देखिए फ्रेंड्स सबसे नेगेटिव आपका ऑप्शन माना जाता है, रट कर याद करना, ठीक है, रट्टाफिकेशन ये बहुत ही आपका अच्छा नहीं होता है, बहुत हद तक बेकार ही माना जाता है इसे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पहला है सृजन की चाहिए, आप तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है आपका विद्यार्थियों में परस्पर विमुखता का भाव, ये भी आपका गलत है। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आइए अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स हमारा है कि मधुलिका नृत्य और योग कला में निपुण है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि बहुस्तरीय है, ठीक है। अंतर्वैयक्तिक, वैयक्तिक, शारीरिक, गतिक, संवेदिक, ठीक है, संगीतात्मक। तो देखिए फ्रेंड्स जो हावर्ड गार्डनर की जो बुद्धि है कि मधुलिका जो है नृत्य और योग कला में निपुण है, ठीक है। तो वो हावर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तरीय है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा शारीरिक, गतिक, संवेदी, ठीक है। तीसरा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसमें देखिए जो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत था वो प्रस्तावित करता है कि जो लोग होते हैं वो बहुबुद्धि के साथ ही पैदा होते हैं, ठीक है। इसमें देखिए आपके 8 प्रकार की बहुबुद्धि पाया जाता है। पहला होता है भाषाई बुद्धि, दूसरा होता है तार्किक गणितीय बुद्धि, तीसरा होता है संगीतमय बुद्धि, ठीक है, जो कि यही है, और चौथा आपका होता है, और सॉरी संगीत में तो ये है, ठीक है, और चौथा जो आपका होता है वो होता है शारीरिक गतिक, ठीक है। और आपका पांचवा होता है पारस्परिक बुद्धि, छठवां होता है इंटरपर्सनल, और सातवां होता है स्थानिक, और आठवां होता है प्रकृतिवादी, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक मिनट, एक प्रश्न उत्तर सत्र के दौरान एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपने भ्रम व प्रश्न पूछने के अवसर दे रहा है। यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, केवल लड़कों को, ठीक है, भ्रम और प्रश्न पूछने के लिए अवसर दे रहा है। यह प्रत्यक्ष रूप से किसकी प्रस्तुति है? जेंडर सशक्तिकरण, जेंडर समानता, जेंडर पक्षपात, जेंडर समतुल्यता। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या है? जेंडर पक्षपात, ठीक है। यहाँ पे देखिए लड़कियों को कोई अवसर नहीं मिल रहा है, केवल लड़कों को मिल रहा है। यानी कि जो टीचर है वो भाई जाहिर सी बात है कि वो भी पुरुष है, लड़का है, तो वो भी केवल लड़कों को ही दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए जेंडर पक्षपात हो रहा है, ठीक है। लड़कियों को कोई कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, पूछने के लिए उनको अवसर नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए लैंगिक पक्षपात है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स जो लैंगिक पक्षपात होता है वह एक प्रकार का व्यवहार होता है जो एक लिंग की तुलना में दूसरे लिंग के प्रति पक्षपात दिखाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसका परिणाम है। यहाँ पे देखिए क्या पूछा है कि अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसका परिणाम है। पहला ऑप्शन है आपका केवल आनुवंशिकता का, केवल पर्यावरण का,
आनुवंशिकता का, पर्यावरण दोनों का, न तो आनुवंशिकता और न ही पर्यावरण का। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। देखिए यहाँ पर है आपका अगला क्वेश्चन कि आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। ठीक है, आकलन के संदर्भ में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सबसे सही है। पहला है आकलन मानकीकृत परीक्षणों द्वारा किया जाना चाहिए। दूसरा है रचनात्मक आकलन केवल निर्देश के अंत में ही होना चाहिए। देखिए यहाँ पर केवल है, जाहिर सी बात है ये आपका गलत है। दूसरा है मानदंड संदर्भित परीक्षण, मानकों को निष्पादन तुलना का सामान्य स्तर मानकर इस्तेमाल करते हैं। ये भी आपका सही नहीं है। ठीक है, संदर्भित है, संदर्भगत होता तो शायद हो जाता। अगला है आपका अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थियों द्वारा स्व आकलन को भी शामिल करता है। ये देखिए सबसे आपका करेक्ट आंसर हो जा रहा है। ठीक है, कि स्व आकलन जो खुद से आकलन किया जाता है वो सबसे देखिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन सबसे सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए। ठीक है, जो देखिए अध्यापक है वो समालोचनात्मक चिंतन, ठीक है, उसका आकलन करने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए। पहला है खुले अंत वाले प्रश्न जिसमें अपसारी चिंतन शामिल होते हैं। दूसरा है वे प्रश्न जिसका उत्तर हाँ या ना में हो। तीसरा है एक शब्द के जवाब वाले प्रश्न। चौथा है वे प्रश्न जिनमें केवल घोषणात्मक विज्ञान का प्रत्यास्मरण शामिल हो। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका 1 होगा, कि जो अध्यापक होता है वो समालोचनात्मक चिंतन के लिए, ठीक है, समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करने के लिए खुले अंत वाले प्रश्न जिसमें अपसारी चिंतन शामिल है। ओके फ्रेंड्स, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है। मानकीकृत पाठ्यचर्या की, रूढ़िबद्धताओं को बढ़ावा, आगम्य इमारती ढांचा, विविधता को स्वीकृति। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो समावेशी शिक्षा में आपकी आवश्यकता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, विविधता को स्वीकृति। ठीक है, समावेशी शिक्षा विविधता का स्वागत करती है और उसका जश्न मनाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके लिए जो व्यक्तिगत मतभेद होते हैं उन पर विचार और सम्मान की आवश्यकता है। आइए देखिए फ्रेंड्स, फिर से आपके कथन और कारक वाले क्वेश्चंस आ गए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है। देखिए कथन कहा गया है कि सुविधा वंचित समूह से आने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापक को उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को जानना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स क्या दिया है, सुविधा वंचित, जिसको सुविधा नहीं मिल पा रही है, ठीक है, सुविधा से वंचित है, उस समूहों से आने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापक को उनके सांस्कृतिक संदर्भों को जानना चाहिए। ये आपका देखिए गलत है फ्रेंड्स। अगर कोई छात्र है, अगर उसे सुविधा नहीं मिल रही है तो टीचर का ये कर्तव्य नहीं होता है कि वो उसके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को जाने। ठीक है, अगला है आपका, नहीं ये तो, लेकिन छात्र की बात देखिए फ्रेंड्स, सॉरी गलती हो गई यहाँ पर। देखिए छात्र की बात किया गया है तो टीचर को जानना जरूरी हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही किसी को जानना वो गलत होगा, लेकिन जब छात्र की बात की जा रही है, सुविधा वंचित समूह से आने वाले विद्यार्थी की, ठीक है, तो जो टीचर है उसको जानना अति आवश्यक है कि उसका सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ क्या था। ओके फ्रेंड्स, तो ये देखिए आपका सही है। और देखिए इसके कारक क्या हैं। ठीक है, कारक देखिए है कि पाठ्यचर्या की अभिकल्पना औसत विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। औसत विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। अब देखिए ये जो आपका कथन है ये अलग ही अपना निर्देश दे रहा है, जो कारक है ये अलग ही है। ठीक है, यहाँ पर विद्यार्थियों के जो वंचित समूह से बच्चे आ रहे हैं उनके बारे में कहा गया है, और जो कारक है ये इसके पाठ्यचर्या के बारे में दे रहा है। तो इसका देखिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। पहला है ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, और अगला है आपका, तो देखिए यहाँ पर ए तो सही है बट आर सही नहीं है इसके अनुसार। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखिए क्या था कि
ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं कर रही है, तो ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, दूसरा तीसरा ऑप्शन है कि ए सही है लेकिन आर गलत, यही देखिए आपका सही होगा। ठीक है, जो ए सही था कि जो विद्यार्थी हैं वो सुविधा वंचित हैं, तो उनके जो टीचर हैं, ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र के बारे में उनके ज्ञान उनको होना चाहिए। तो देखिए ए सही है, लेकिन वहां पे आर जो है वो गलत है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आपका कि पठन वैकल्य किस प्रकार की विकलांगता है। ठीक है, जो देखिए पठन वैकल्य कहिए या फिर आप पठन वैफल्य कहिए। ठीक है, ये किस प्रकार की विकलांगता है? अधिगम विशिष्ट, संवेदी, व्यवहारात्मक, गत्यात्मक। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपके पठन वैकल्य है ये आपका डिसलेक्सिया एक अधिगम विकार है। ठीक है, पठन वैकल्य, तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, अधिगम विशिष्ट। ओके, राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 1। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका क्या है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वलीनता विकार का विशिष्ट लक्षण है। यहाँ पर आपको बताना है फ्रेंड, स्वलीनता विकार का जो विशिष्ट लक्षण है। ठीक है, स्वलीनता विकार क्या होता है, मतलब बाधित संचार आत्म केंद्रित विकार। ठीक है, जो बाधित संचार के होते हैं आत्म केंद्रित विकार, उन्हीं को स्वलीनता कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, बाधित संप्रेषण, दिनचर्या में परिवर्तन के लिए आग्रह, उच्च स्तरीय शब्द भंडार। चौथा है परिवेश में परिवर्तन के लिए प्रतिरोध। ठीक है, तो आपका देखिए फ्रेंड्स सबसे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बाधित संप्रेषण। ओके फ्रेंड्स, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है। ठीक है, जो विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षार्थी हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है। पहला है आपका देखिए श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य देकर, दूसरा है मानकीकृत निर्देश देकर, ये आपका नहीं होगा। दूसरा केवल समान, देखिए यहाँ पर केवल है तो आप इसका ऑप्शन को ऐसे ही कट कर दीजिए। चौथा है आपका विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों की उपेक्षा करके, आप यहाँ पे उपेक्षा नहीं करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपका देखिए सबसे सही ऑप्शन कौन सा बचता है, 1, श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य दे करके। ठीक है, आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हम आपका देखते हैं क्या है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि अधिगम तब तक अधिक अर्थपूर्ण होता है। ठीक है, जो अधिगम होता है तब अधिक अर्थपूर्ण होता है जब विषय वस्तु को खाली स्थान रूप में प्रयुक्त किया जाता है, संदर्भ से हटकर, अप्रासंगिक, दूसरा है बहुत ही अमूर्त, संयोजित। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि अधिगम तब अधिक अर्थपूर्ण होता है जब विषय वस्तु को संयोजित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, इसका देखिए सबसे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये यही होगा, संयोजित। ओके फ्रेंड्स, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष की अवधारणा समझाते समय, ठीक है, अंतरिक्ष की अवधारणा समझाते समय एक अध्यापक ने महसूस किया कि विद्यार्थियों में इस विषय को लेकर अनेक भ्रांतियां हैं। अध्यापक की इस स्थिति के प्रति क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अंतरिक्ष की अवधारणा के बारे में बात हो रही है। उसको समझाते समय जो आपके अध्यापक हैं उन्होंने यह महसूस किया, ठीक है, कि विद्यार्थियों में इस विषय को लेकर अनेक भ्रांतियां हैं। तो जो आपके अध्यापक है इस स्थिति के प्रति क्या प्रतिक्रिया उसकी होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है सीधे सीधे उन भ्रांतियों को अस्वीकार करना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स आपका गलत है, क्योंकि सीधे सीधे आप किसी भी भ्रांति को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है इन भ्रांतियों के प्रति विद्यार्थियों के तर्क जानने चाहिए। ये देखिए बिल्कुल सही है कि जो विद्यार्थियों में भ्रांतियां उत्पन्न हुई हैं उसको आपको तर्क जानना चाहिए कि क्या उसका तर्क है, क्यों आपको भ्रांतियां ये लग रही हैं। ठीक है, इस टाइप से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं अपने विद्यार्थी से, या फिर जानने की कोशिश कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन अगला ऑप्शन है आपका कि विद्यार्थियों को सही जानकारी कंठस्थ करने के लिए निर्देश। ये देखिए फ्रेंड्स, रट्टाफिकेशन यहाँ पर आ गया है कंठस्थ करने के लिए, तो ये आपका ऑप्शन गलत होगा। अगला ऑप्शन है आपका कि नकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करते हुए इन भ्रांतियों को मिटा दें। यह भी आपका गलत है भाई। अगर जब विद्यार्थियों के मन में कोई भी भ्रांतियां उत्पन्न हो रही हैं तो शिक्षक का ये कर्तव्य बिल्कुल नहीं होता है कि उन भ्रांतियों को आप मिटा दें नकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करके। ठीक है, तो आपका देखिए फ्रेंड जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 2। ओके फ्रेंड्स,
आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को किसी भी अवधारणा के बारे में समझाते हुए निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, देखिए जो टीचर है, ठीक है, वो विद्यार्थियों को किसी भी अवधारणा के बारे में समझाते हुए किस बात का ध्यान रखना चाहिए उसे, वो यहाँ पे देखिए दिया गया है। तो पहला ऑप्शन देखिए आपका क्या है, विद्यार्थियों में सीखने के लिए तत्परता। ठीक है, दूसरा है आपका, ये तो होनी ही चाहिए तत्परता। ओके फ्रेंड्स, दूसरा है विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, ये भी देखिए आपका करेक्ट आंसर है। तीसरा है आपका विद्यार्थियों द्वारा चयनित अधिगम शैलियाँ, ये भी देखिए आपका करेक्ट ऑप्शन है, जो भी उनके चयनित अधिगम शैलियाँ हैं उनके द्वारा उसको ध्यान रखा जाना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स 1 2 3 तीनों ही ऑप्शन आपके सही है। तो देखिए कौन से ऑप्शन में 1 2 3 फोर्थ ऑप्शन में, तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4। आइए फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि रमेश विज्ञान विषयों को पढ़ाते समय अन्वेषण, प्रयोग, विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान व समझ बनाने के अवसर प्रदान करता है। वह खाली स्थान को बढ़ावा देता है। ठीक है, देखिए क्या है, वैज्ञानिक तर्क, तार्किक चिंतन, कंठस्थीकरण, अनुकरण। देखिए फ्रेंड्स, बढ़ावा देगा तो वो कंठस्थीकरण को तो बिल्कुल ही नहीं देगा। ठीक है, ये आपका देखिए गलत हो जाएगा। और वो अनुकरण के लिए भी नहीं कहेगा। ठीक है, अनुकरण करने, ये दोनों ही आपके गलत हैं। आपका पहला और दूसरा सही है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पहला और दूसरा। ठीक है, देखिए केवल एक और दो, पहला ऑप्शन आपका इज द राइट। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या है। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी विधि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कम महत्व देती है। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपसे कम पूछा है। ठीक है, जो विद्यार्थी की भूमिका होती है, सक्रिय भूमिका कम महत्व देती है। व्याख्यान, पूछताछ, चर्चाएं, खोज, अन्वेषण। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए देखिए पूछताछ से तो उसकी जो सक्रिय भूमिका और अधिक होगी। खोज से तो एकदम ही सर्वाधिक यह महत्वपूर्ण है आपका चर्चा करने से। अगर आपका नहीं है तो कौन सा है, व्याख्यान। ठीक है, तो यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर कम पूछा है। आइए फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर देखिए आपका यहाँ पे कथन और कारक वाले क्वेश्चंस आ गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपका कथन क्या कहा गया है कि एक क्या कहता है कि आंतरिक अभिप्रेरणा एक बच्चे को स्वेच्छा से अपनी आंतरिक खुशी के लिए काम करने को प्रेरित करती है। ठीक है, ये तो आपका सही है कि जो एक बच्चे के अंदर जो अभी आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, स्वेच्छा से अपनी आंतरिक खुशी के लिए काम करने के लिए प्रेरित करती है, ये आपका देखिए बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन आर देखिए क्या है, शिक्षक को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करने के स्थान पर विद्यार्थियों को बाह्य रूप से अभिप्रेरित करना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कि जो बच्चे को आंतरिक अभिप्रेरणा के स्थान पर विद्यार्थियों को बाह्य रूप से अभिप्रेरित करना होगा। देखिए आंतरिक अलग हो जाता है और जो आपका बाह्य है, ठीक है, वो अलग हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, जो आंतरिक प्रेरणा होती है वो स्व प्रेरित क्रिया होती है। ठीक है, तो ये प्रेरणा का पर्याय है, अंतः प्रेरणा का ये पर्याय होता है। ठीक है, लोग इसे इसलिए करते हैं क्योंकि ये सुखद और दिलचस्प होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपका ए तो सही है बट आपका आर गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए आपका क्या है, पहला क्या दिया है, ए आर दोनों सही है, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि आर गलत है। ए आर दोनों सही है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आर गलत है। अगला ऑप्शन है आपका कि ए सही है लेकिन आर गलत है। तो देखिए फ्रेंड्स 26 का आपका राइट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा कि ए सही है लेकिन आर गलत है। ओके, देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रभावशाली समस्या समाधान में किसके बहिष्करण की आवश्यकता है। पहला है कार्यात्मक स्थिरता, दूसरा है अपसारी चिंतन, तीसरा है केंद्रित ध्यान, चौथा है सादृश्यमूलक चिंतन। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो यहाँ पर प्रभावशाली समस्या समाधान में बहिष्करण की आवश्यकता है वो किसका है, कार्यात्मक स्थिरता की। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स कि एक विद्यार्थी
अपनी सफलता का कारण अपनी योग्यता की कमी को मानता है, ठीक है? कोई एक विद्यार्थी है, वो अपने असफलता का कारण, ठीक है? वो अगर सफल नहीं हो रहा है तो वो अपनी योग्यता की कमी, यानी कि वो योग्य नहीं है इसलिए वो सफल हो रहा है। तो देखिए आगे क्या है, वह योग्यता को स्थायी मानता है, ठीक है? योग्यता की कमी को मानता है, वह योग्यता को स्थायी मानता है और मानता है कि योग्यता प्रयासों द्वारा प्रभावित नहीं होती। यह विचार दशा किस स्थिति को जन्म देती है? अधिगम असहायता, मस्तिष्क सुघटता, दूसरा है उच्च स्तरीय स्व अस्मिता, चौथा है आपका संबंधता का भाव, ठीक है? संबद्धता का भाव। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा कि जो विद्यार्थी है, उसकी असफलता का कारण उसकी योग्यता की कमी है, ठीक है? वो अपनी योग्यता को स्थायी मानता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा वो अधिगम असहायता होगा, ठीक है? देखिए अधिगम असहायता की स्थिति में पिछले अनुभव के आधार पर किसी कार्य से सफलता नहीं मिलती है। ओके फ्रेंड्स, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अवधारणाओं को इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए जो, देखिए अवधारणाओं को किस तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। पहला ऑप्शन है आपका विद्यार्थियों में सफलता के प्रति चिंता पैदा करें। ये तो गलत है। अगर आप विद्यार्थियों के सफलता के प्रति चिंता ही पैदा कर देंगे तो वो सफलता पाएगा कैसे। अगला है उनके पूर्व विज्ञान और स्कीमा को क्रियाशील करें। ये तो आपका सही है, स्कीमा आ गया है तो। अगला देखिए ऑप्शन है कि उन्हें अप्रासंगिक सूचनाओं के माध्यम से विकर्षित करें। ये भी आपका गलत होगा। चौथा केवल उत्तर, देखिए ये केवल देख लिया, आप ऐसे ही छोड़ दीजिए इसको, ये नेगेटिव आपका ऑप्शन है। दूसरा आपका देखिए क्या है, यही सही होगा, उनके पूर्व विज्ञान और स्कीमा को क्रियाशील करें। ओके फ्रेंड्स, आइए आपका अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आज का। देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि घोषणात्मक विज्ञान, ठीक है? घोषणात्मक विज्ञान, उसके बाद देखिए आपका पहला ऑप्शन है किसी घटना के घटित होने की प्रक्रिया की व्याख्या करता है। दूसरा है युक्तियों के प्रयोग के बारे में समझ की व्याख्या करता है। तीसरा है मुख्यतः विज्ञान के क्या और कौन पहलुओं के बारे में जानना है। चौथा है आपका कि समस्या समाधान प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपके घोषणात्मक ज्ञान होते हैं वो आपके कौन से होते हैं, मुख्यतः विज्ञान के क्या और कौन पहलुओं के बारे में जानना ही होता है, ठीक है? घोषणात्मक विज्ञान में अज्ञात तथ्यों और सक्रिय लक्ष्यों वाला विज्ञान शामिल है, ठीक है फ्रेंड्स? देखिए घोषणात्मक विज्ञान का मतलब होता है कि जानकारी, ठीक है, आमतौर पर निर्देश के माध्यम से प्रदान किया जाता है। ओके, इसका देखिए उद्देश्य होता है कि शिक्षार्थी के लिए चिंतन विकसित करना, ठीक है फ्रेंड्स? तो इसका देखिए आपका राइट ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने 30 क्वेश्चन सीडीपी के किए हैं। अभी तक देखिए जो लोग हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किए हैं @learnwithalpana को, वे लोग लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी अगली हिंदी की क्लास में। ओके, थैंक यू।